हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। लास्ट सेशन में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया पर क्विज कवर की थी। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 कवर करेंगे। लेट्स बिगिन द क्विज विद क्वेश्चन नंबर 53। Who of the following was the first viceroy of India? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द पासिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बिकॉज 1857 के बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडियन की टेरिटरी से अबॉलिश हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर दी गई और इसका टोटल जो भी पोजेशन था इंडिया में और टोटल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर जो है उसका कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है और भारत पे ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टेब्लिश हो जाता है आफ्टर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ब्रिटिश की जो क्वीन है वो प्रोक्लेम करती है कि ही इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया और उसने उपाधि धारण की कैजरे हिंद की। ठीक है, ही एंटाइटल हरसेल्फ एज अ काइजरे हिंद या एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy of India. And one more information I want to share here. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जब वाइसरॉय का पद क्रिएट किया गया, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था अंडर द कंपनी रूल, वो चेंज हो गया अब वाइसरॉय में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद चेंज हो गया वाइसरॉय और इसी के साथ आपका न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया और वाइसरॉय जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इंडिया में होगा उसका टोटल कंट्रोल और होल पावर विल वेस्टेड इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट, जैसे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, वैसे ही आपके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो लॉर्ड स्टैनली थे। लॉर्ड स्टैनली। यहाँ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। लॉर्ड स्टैनली वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्हेन दिस post or this designation was created under the Government of India Act 1858. Now next question is question number 54. Queen Victoria's proclamation was read out by Lord Canning on 1st November 1858 at 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ उसमें क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन थी इंडिया के रिगार्डिंग उसको रीड आउट किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पर की गई। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चंस देखे थे उनमें था ये, उसमें पूछा था कि किसने की, अब यहाँ पूछ रहे कहाँ की। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1858 में क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया द्वारा यानी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा रीड आउट की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। द राइट टू अडॉप्ट हेयर या उत्तराधिकारी इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीस्टैब्लिश्ड बाय। अपने खुद के पुत्र की जगह किसी अन्य को अडॉप्ट किया हुआ यानी दत्तक पुत्र जिसे कहते हैं हिंदी में, अडॉप्टेड सन, जो लॉर्ड डलहौजी ने बैन कर दिया था। जब लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अनेक्सेशन की पॉलिसी को एक्सटेंड करना शुरू किया था तो उसने अनेक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जिसमें से स्टेट को 3 कैटेगरी में बांट दिया था। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी जो कभी भी ब्रिटिश डोमिनियन या अदर किसी सुप्रीम पावर के अंडर में नहीं थी, सेकंड वो जो किसी सुप्रीम पावर के अंडर वर्क करती थी और थर्ड जिनको ब्रिटिश लोगों ने क्रिएट किया था। तो इस तरह से उसने स्टेट की लिस्ट बनाई
और इनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी थी, जो कभी भी किसी सुप्रीम पावर के अंडर में नहीं रही है, इंडिपेंडेंट रही है, उनको तो अपना आगे जो भी हेयर है, अगर खुद का सन नहीं है तो अडॉप्टेड सन लेने की परमिशन दी जाती थी। सेकंड, लोगों को परमिशन दी जाती थी, लेकिन कंपनी उस परमिशन को विदहोल्ड भी कर सकती थी। ऐसा इनके साथ सिनेरियो था। और थर्ड, जिनको क्रिएट ब्रिटिश लोगों ने किया था, ऐसी कोई स्टेट या प्रिंसली स्टेट या कोई रियासत जिनको ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था, जैसे सतारा, तो ऐसे कैटेगरी के स्टेट को परमिशन नहीं होती थी अपने आगे जो वंश है उसको कंटिन्यू करने की। और इस तरह से जब वो आगे अपना कोई अडॉप्टेड सन गद्दी पे बिठाने के लायक रहेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टेट है वो मर्ज हो जाएगा या अमलगेमेट हो जाएगा इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन। इस तरह का सिस्टम डलहौजी द्वारा किया गया था। तो इससे बहुत ज्यादा जो रियासत प्रिंसली स्टेट इंडिया में थी, जो नेटिव रूलर्स थे, वो नाराज हुए थे। और 1857 में जब रिवोल्ट हुए तो उन्होंने भी रिसेंटमेंट अपनी दिखाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली। तब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी डिसीजन लिए गए थे उनको अबॉलिश कर दिया जाता है। और जो सिस्टम प्रिंसली स्टेट में पहले से होता आ रहा था, जैसे अडॉप्टेड हेयर को अपनी गद्दी पे बिठाना अगर खुद का सन नहीं है तो इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट वापस जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और क्वीन विक्टोरिया अपना प्रोक्लेमेशन इंडिया में रीड आउट करवाती है, तो उसके अंदर ये क्वीन विक्टोरिया जो है वो मर्ज करती है इस टॉपिक को और इश्यू को वापस की जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट है, द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन, ये वापस उनको ग्रांट करती है ये परमिशन कि आप अगर उनका खुद का बेटा नहीं है तो वो किसी दत्तक पुत्र को गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट करके अपने शासन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक्वायर्ड हो चुकी थी अदर देन प्रिंसली स्टेट्स, तो वो तो उनके पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जो अभी प्रिंसली स्टेट बचे हुए जहाँ पे राजवंश वगैरह की परंपरा चल रही है, दे कैन अडॉप्ट दिस सिस्टम की वो अपना कोई भी हेयर जो है या उत्तराधिकारी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में उनको बैन कर दिया गया था। तो ये चीज कब होती है? जब कंपनी का रूल इंडिया में खत्म होता है। कंपनी का रूल इंडिया में 1857 के बाद जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है तब कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था और उसी में ये इजाजत वापस दे दी गई, इस सिस्टम को रीस्टेब्लिश कर दिया गया कि अगर खुद का सन नहीं है तो दत्तक पुत्र को गोद ले सकते हैं। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने, आपको पता ही है, झांसी इज वेरी फेमस, झांसी में भी क्या सिस्टम था, झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पे बिठाना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने इसी के कारण तो झांसी पे अटैक किया था कि नहीं, तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया जाता कि तुम किसी अडॉप्टेड हेयर को गद्दी पे बिठाओ और झांसी को एडमिनिस्टर करो। इसीलिए झांसी तो लेजिटिमेटली क्या है इस रूल के अंदर, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी लेजिटिमेटली ब्रिटिश डोमिनियन का पार्ट है झांसी। तो फिर वो झांसी की रानी लड़ी थी इसके अगेंस्ट और वॉर हुआ था और फिर ये कहानी फेमस हुई झांसी की। तो झांसी की रानी के साथ भी यही चीज हुई थी। और फिर 1853 में, सॉरी 55 में झांसी को अनेक्स कर लिया गया था इसी इश्यू पे कि उनका खुद का सन नहीं था। झांसी की रानी का खुद का सन नहीं होने की वजह से वो अपने दत्तक पुत्र को गोद लेकर उसका शासन चलाना चाह रही थी, लेकिन फिर ब्रिटिश लोगों ने मना किया और उनके बीच में क्लैश हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, किस ईयर में क्वीन विक्टोरिया जो है वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुई या भारत की महारानी कह लो? तो ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी 1885। तो आपको पता ही है ये कब हुआ? आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, और दैट हैपेंड आफ्टर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पास हुआ उसी में ये
क्वीन विक्टोरिया को अपॉइंट किया गया एज ए एम्प्रेस ऑफ इंडिया, बिकॉज जो कंपनी का रूल है वो अब अबॉलिश करके टोटल इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो कंट्रोल है, वो किन के पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। और ब्रिटिश क्राउन में जो भी ब्रिटिश महारानी होगी वो ही कहलाएगी एम्प्रेस ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? किस गवर्नर जनरल ने स्लेवरी जो है वो अबॉलिश्ड की? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी सर जॉन सोर। तो ये किसके कार्यकाल में होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड सर जॉन सोरे। तो हमें पता है कि इंडियन स्लेवरी एक्ट कब पास हुआ? 1843 में। और इस समय किस गवर्नर जनरल का पीरियड था? लॉर्ड एलनबरो का। लॉर्ड एलनबरो के टाइम में इंडियन स्लेवरी एक्ट पास हुई और 1853 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। स्लेवरी प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में अबॉलिश कर दी गई और इसको इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत रख गया। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है तो वो आईपीसी की धाराओं के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो ये कब हुआ? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि किस गवर्नर ने जो है बंगाल में स्लेवरी को अबॉलिश किया, स्लेवरी को खत्म किया बंगाल में, तो वो कौन होते? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही बंगाल में स्लेवरी को एंड किया गया था 1798 के करीब। और अगर ऐसे पूछा जाए आपको विच गवर्नर जनरल, प्रॉपर गवर्नर जनरल का पद कब क्रिएट हुआ था? आफ्टर द चार्टर एक्ट 1833। तो उस समय के बाद के जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, तो इसमें जब 1843 में ये एक्ट पास हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो वाज रिलेटेड टू एनेक्सेशन ऑफ सिंध आल्सो इन 1843। 1843 में सिंध का एनेक्सेशन लॉर्ड एलनबरो के टाइम में ही होता है। और सेम ईयर इंडियन स्लेवरी एक्ट भी पास होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब सिंध का एनेक्सेशन हुआ था तभी इंडियन स्लेवरी एक्ट पास हुआ था। ठीक है, 1843 सेम ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? आपको करेक्टली मैच पेयर को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, दिस इज करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था फॉर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किया था, एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था इन बंगाल रीजन, बंगाल में इन 1793। तो ये करेक्टली मैच है और हमको यहाँ पे एक ही करेक्टली मैच देखना था, तो वो हमें मिल गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी कब के टाइम की? ये कॉन्सेप्ट जो था वो एंग्लो अफगान वॉर में चला था, एंग्लो अफगान वॉर में। तो जब यहाँ पे एलनबरो का टाइम था तब 1842 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो जाता है। फिर एलनबरो के बाद से लॉर्ड लॉरेंस आते हैं और लॉर्ड लॉरेंस जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान के साथ मास्टरली इनएक्टिविटी वाली पॉलिसी अपनाते हैं जो कंटिन्यू रहती है विद लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो ये तीनों रिलेटेड है इस मास्टरली इनएक्टिविटी से। लॉरेंस इंट्रोड्यूस करते हैं टुवर्ड्स द अफगानिस्तान मैटर, लॉर्ड लॉरेंस मास्टरली इनएक्टिविटी आफ्टर द एलनबरो के टाइम एनेक्सेशन ऑफ सिंध भी हो जाता है और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी हो जाता है। लेकिन एलनबरो ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, युद्ध करो वाली नीति अपनाई थी। लेकिन जब लॉरेंस आते हैं, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये तीनों ने अफगानिस्तान के अफेयर के टुवर्ड्स मास्टरली इनएक्टिविटी वाली सिस्टम अपनाया था, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। लेकिन जब लॉर्ड लिटन आता है
तो इस पॉलिसी को ब्रेक करता है और फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाता है, लाइक एलनबरो, लिटन। और लिटन के बाद जब रिपन आता है तो उसने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ठीक है। लॉर्ड लिटन ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान। तो ये तो मास्टरली इनएक्टिव होते। तो लॉर्ड वेलेस्ली किससे रिलेटेड है? लॉर्ड वेलेस्ली इज फेमस फॉर सब्सिडरी अलायंस। ये जो लॉर्ड डलहौजी के साथ यहाँ पे है, तो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस के लिए फेमस है। कब इंट्रोड्यूस की थी? 1798 में। और फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस करने वाले कौन थे? निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम था। नाउ नेक्स्ट सी लॉर्ड डलहौजी और सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस तो लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है, तो लॉर्ड डलहौजी से क्या रिलेटेड है? लॉर्ड डलहौजी इज फेमस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इन्होंने 1843 के पीरियड के समय अपनाई थी। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, इट वाज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन फॉर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बहुत सारा एरिया इंडिया का ब्रिटिश डोमिनियन में मर्ज किया था, अमलगेमेट किया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड कैनिंग, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। और लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो 1858 के एक्ट के साथ इनका कार्यकाल शुरू होता है। तो 1858 से 1885 का पीरियड तो बहुत लंबा हो जाता है, और इसमें तो कोई एक ही वाइसरॉय बना नहीं रहेगा। तो 1885 में जो थे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तब लॉर्ड डफरिन was a viceroy of India. Lord Dufferin was a viceroy of India when foundation of Indian National Congress was took place. लॉर्ड कैनिंग किस लिए फेमस है? लॉर्ड कैनिंग एक तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्हीं के समय पास हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का इन्हीं के टाइम टेन्योर में पास हुआ। फिर इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट इन्हीं के टाइम में पास हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं के समय में आई 1861 में, सेम ईयर। और सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में सिस्टम ऑफ बजट शुरू किया गया। और मेजर एक चीज होती है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। यानी कि जो भी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव होते थे, उनको एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे, एंड दे वर द responsible for that department which have given them, and they were free to make decision on that department, related department, on the behalf of council. तो इस क्वेश्चन का ये सिनेरियो है। हमने अदर इंफॉर्मेशन के लिए बाकी ऑप्शन को भी देख लिया, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट करेक्टली मैच है। 1793 में बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम के रूप में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपको क्या निकालना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है उनको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ये करेक्टली मैच है, राइट। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया, अभी हमने देखा इन 1793 में। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, यस इट्स राइट। वेलेस्ली जो थे वो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था इन 1798। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यस इज करेक्टली मैच। 1843 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी, नहीं, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि मास्टरली इनएक्टिविटी वाज रिलेटेड टू लॉर्ड लॉरेंस इन द मैटर ऑफ एंग्लो अफगान वॉर या रिलेटेड विद अफगान अफेयर्स। तो लॉर्ड लॉरेंस, फिर लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड नॉर्थबुक।
नॉर्थ ब्रुक तक तो इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी ही अपनाई। जब लिट्टन आते हैं तो वो वापस फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं, और लिट्टन के बाद जब रिपन आते हैं तो उन्होंने तो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई थी कि अफगान अफेयर्स में या अफगान के पॉलिटिकल अफेयर में बिल्कुल ही नॉन इंटरवेंशन करना है, कोई भी इंटरवेन नहीं करना है। इस कारण से रिपन को जल्दी भी बुला लिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग, अगर यहाँ पे कोई मैच करने का राइट होता तो लॉर्ड कैनिंग के साथ हम क्या क्या डालते? लॉर्ड कैनिंग के साथ मेनली बजट सिस्टम और पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में शुरू हुआ। लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम ऐसे मैच होता, ठीक है, अगर होता तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन नहीं है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी के साथ करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड कैनिंग अगर करेक्टली मैच होते तो पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर बजट सिस्टम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन सब के साथ करेक्टली मैच होते। Now next question is question number 60. Permanent settlement was introduced during the tenure of, किसके tenure में permanent settlement को introduce किया गया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन सोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया गया था? 1793 में। 1793 में कौन थे यहाँ पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को एज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। Now next question is question number 61. Which of following is not correctly match? आपको जो करेक्टली मैच नहीं है वो पेयर आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन ऑफ 1829। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट इज करेक्टली मैच बिकॉज इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस अ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल रीजन एज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यस इट्स ऑल्सो करेक्टली मैच बिकॉज सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 में। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का जो पीरियड था वो था 1803 से 1805 के बीच का पीरियड था। और हमें पता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802। तो 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन जो सब्सिडरी ट्रीटी थी उसको साइन करने वाले कौन थे? बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली वाज रिलेटेड विद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ के समय थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय लॉर्ड हेस्टिंग थे। मैं नेपाल का डिस्कशन किया था कि नेपाल एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था जब 1814 से 1816 के बीच। तो ट्रीटी ऑफ सगोली साइन करके नेपाल वाला अफेयर जो है वो तो एंड कर दिया जाता है, कल्मिनेट कर दिया जाता है वो वाला मैटर। और उसके बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग किस तरफ जाते हैं? मराठाओं की तरफ। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1817 से लगा के 1819 तक, जब तक कि मराठा कॉन्फेडरेसी ब्रिटिश डोमिनियन में मर्ज नहीं हो जाती, अनेक्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये पीरियड जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग का था। तो लॉर्ड हेस्टिंग इज रिलेटेड विद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय आपके लॉर्ड वेलेस्ली who introduced the subsidiary alliance system, और ट्रीटी ऑफ बसीन was an example of subsidiary alliance system। और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बिकॉज 1776 से 1782 के बीच में, उस समय जब यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर भी हो रहा था और उसके बीच में ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। तो उस समय का पीरियड 1776 से 1782 का वॉरेन हेस्टिंग का था। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक रिलेटेड विद 17th रेगुलेशन ऑफ 1829। अब यहाँ 17th रेगुलेशन क्या है? इसी को कहते हैं अबॉलिशन ऑफ सती।
अबॉलिशन ऑफ सती या रेगुलेशन ऑफ सती को रेगुलेशन ऑफ 1829 को रेगुलेशन ऑफ सती के नाम से भी जाना जाता है। रेगुलेशन ऑफ सती ऑफ 1829। तो 17th रेगुलेशन ऑफ 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक इज अ करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन नहीं था? ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। लॉर्ड हेस्टिंग तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड थे, ना कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक तुम्हारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट आफ्टर द पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833 अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। व्हेन वाज पेशवाशिप अबॉलिश्ड? पेशवाशिप को कब खत्म कर दिया गया? तो पेशवाशिप तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही खत्म हुई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका 1817 में चलता है, शुरू होता है। ये फाइनल अटेम्प्ट था फ्रॉम द पेशवा साइड कि ब्रिटिश लोगों को सप्रेस किया जाए, लेकिन उसका ये अटेम्प्ट फेल होता है और फाइनली वो सरेंडर करता है इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश। और 1818 में फाइनली सरेंडर पेशवा करता है विद द ट्रीटी ऑफ पूना। और ट्रीटी ऑफ पूना के बाद ट्रीटी ऑफ पूना जो है वो 1800 आपके 17 में होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ पूना के बाद 1818 में फाइनल सरेंडर होता है फ्रॉम द पेशवा साइड और पेशवाशिप अबॉलिश कर दी जाती है। पेशवाशिप को खत्म कर दिया जाता है एंड 1819 तक फिर सिंधिया, भोसले इनके साथ अलग अलग ट्रीटी करके होल मराठा कॉन्फेडरेसी को ब्रिटिश डोमिनियन में मर्ज कर लिया जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1802। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1818 में पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आपको करेक्टली मैच जो नहीं है वो पेयर आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ऑप्शन सी सर जॉन शोर एंग्लो नेपाल वॉर और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो हमने अब इतने सारे क्वेश्चन किए तो आपको धीरे धीरे आइडिया होने लग गया है कि कौन किस टाइम रिलेटेड था, किस इवेंट से कौन गवर्नर जनरल रिलेटेड थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, yes it's correctly matched in 1793, introduced in Bengal region as a land revenue system. Option B lord wellesley subsidiary alliance system, introduced in 1798 is correctly matched here. और ऑप्शन सी सर जॉन सोरे एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर was took place between 1814 to 16। इस समय जो है वो आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग वाज रिलेटेड विद एंग्लो नेपाल वॉर। देन ये करेक्टली मैच आपका नहीं है। सर जॉन सोर है जो वो रिलेटेड, इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ इवेंट नहीं हुआ, एक बस बैटल ऑफ खारडा हुआ था निजाम ऑफ मराठा के बीच में, जिसमें मराठाओं ने निजाम को हराया था। फिर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन्होंने अपनाई थी कि भाई जो यहाँ के नेटिव रूलर है, इंडियन रूलर, उनकी पॉलिटिकल मैटर में या इंटरनल मैटर में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। इनके समय में लॉर्ड जॉन सोरे के टाइम में खाली एक वो चार्टर एक्ट 1793 वाला पास होता है, चार्टर एक्ट, बस इतना कोई ऐसा सच खास नहीं है। तो लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, और एंग्लो नेपाल वॉर फिनिश करके वो किस तरफ गए थे? मराठाओं को सप्रेस करने के लिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर विच स्टार्टेड इन 1817 टू 1819 तक का टाइम चलता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो लॉर्ड डलहौजी वाज रिलेटेड विद एंग्लो नेपाल वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर जॉन सोरे इज नॉट करेक्टली मैच विद एंग्लो नेपाल वॉर। Now next question is question number 64. Which one of following is correctly match? आपको correctly match पेयर को find out करना है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो annexation of अवध, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी annexation of सिंध, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन डी सर जॉन सोरे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो एक एक करके हम ऑप्शन को लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा करेक्टली मैच है। लॉर्ड एलनबरो annexation of अवध,
अनेक्सेशन ऑफ अवध कब होता है? आपको टाइम पीरियड तो याद रखना पड़ेगा, 1856 में। 1856 टाइम लॉर्ड एलनबरो का नहीं है। लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड जो है हमको याद है, लॉर्ड एलनबरो किस पे इन्वॉल्व थे? अनेक्सेशन ऑफ सिंध में। अनेक्सेशन ऑफ सिंध कब होता है? 1843 में। 1843 में सिंध का अनेक्सेशन होता है और वो एलनबरो के टाइम पीरियड में होता है। और ये 1856 का पीरियड है जो किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। तो लॉर्ड डलहौजी इज रिलेटेड विद अनेक्सेशन ऑफ अवध। तो ये करेक्टली मैच तो नहीं है। लॉर्ड एलनबरो जो है अनेक्सेशन ऑफ सिंध से करेक्टली मैच होते हैं, ना कि अनेक्सेशन ऑफ अवध से। तो लॉर्ड डलहौजी किससे करेक्टली मैच है? अनेक्सेशन ऑफ अवध से। तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी के साथ क्या डाल दिया? अनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो यहाँ बेसिकली ये इंटरचेंज है, दोनों ही करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड एलनबरो अनेक्सेशन ऑफ सिंध और लॉर्ड डलहौजी अनेक्सेशन ऑफ अवध। इन 1856 अनेक्सेशन हुआ था और अनेक्सेशन ऑफ सिंध कब हुआ था? 1843 में, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्टली मैच नहीं है, इंटरचेंज है ये। यहाँ पे ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, हाँ ये करेक्टली मैच है, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है आपको 1799 में, और 1799 में ही लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में डिफीट फेस करवा के बैटल में ही वो मारा गया था, टीपू सुल्तान। और मैसूर राज्य पे वडियार डायनेस्टी का माइनर राजा कृष्णा राजा थर्ड को बिठाकर उसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करके मैसूर स्टेट को अपना सब्सिडरी अलाय बना लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो ये करेक्टली मैच हो गया, हमें एक ही फाइंड करना था, लेकिन फिर भी ऑप्शन डी को देख लेते हैं। सर जॉन शोरे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में सर जॉन शोरे नहीं थे, अभी हमने देखा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1890 के बीच का पीरियड है। और लॉर्ड हेस्टिंग ने तो पैरामाउंटेसी वाला कॉन्सेप्ट रखा था। पैरामाउंट से, ठीक है, पैरामाउंट से का मतलब ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर, ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर डिक्लेयर कर दिया था। सब्सिडरी अलायंस में भी यही हो रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में। लेकिन डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश एज ए सुप्रीम पावर को किसने डिक्लेयर किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने, इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ पैरामाउंटेसी। और इसके समय जो कंपनी रिंग फेंस की पॉलिसी अपना रही थी 1813 तक, सब्सिडरी अलायंस वाज द एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी, उसको ब्रेक किया जाता है और पैरामाउंटेसी की पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसमें फिर वॉर इज इनएविटेबल इफ नेसेसरी और एनेक्सेशन इज नेसेसरी। और पैरामाउंटेसी को और एक्सटेंशन तक और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिनके टाइम पीरियड में मेजर अनेक्सेशन होते हैं, मेजर टेरिटरी के, इंडियन टेरिटरी का अनेक्सेशन होता है इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 65, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच वाले पेयर को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी अनेक्सेशन ऑफ अवध, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। लेट्स सी द ऑल ऑप्शंस। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी अनेक्सेशन ऑफ अवध, यस इज करेक्टली मैच। अब तक हमने देखा है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत ज्यादा अनेक्सेशन होता है और अनेक्सेशन ऑफ अवध होता है 1856 में। तो ये टाइम पीरियड किनका था? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डफरिन, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और ये समय था लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन वाज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया दैट टाइम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फाउंडेशन हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833, इट्स करेक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया कब, ये पोस्ट कब क्रिएट होती है? इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद से ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट को कन्वर्ट किस में किया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया आपके बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हाँ ये करेक्ट है, इनके टाइम पीरियड में ही
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ था। नाउ तो ऑप्शन डी, ये तीनों ही करेक्टली मैच हो गए, हमें नॉट करेक्टली मैच फाइंड करना था, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, नॉट करेक्टली मैच। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, लॉर्ड लिटन, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो लॉर्ड लिटन के समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का समय तो एलन बरो का था। एलन बरो की वजह से ही उधर सिंध कॉन्क्वेस्ट करके वो आगे बढ़ना चाहते थे। सिंध को कॉन्क्वेस्ट किस लिए किया था, अनेक्सेशन सिंध का इसीलिए किया था कि वो जो अपना प्लान है, ब्रिटिश अपने प्लान को अफगानिस्तान को सेफगार्ड करने के लिए फ्रॉम द रशियन इन्फ्लुएंस, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंध को एज अ बफर स्टेट यूज कर रहे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, ताकि वो सिंध के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच सके। क्योंकि उस समय पंजाब जो है वो अंदर रंजीत सिंह की लीडरशिप में था, और रंजीत सिंह जी ने ब्रिटिश लोगों को एक्सेस नहीं दिया टू गो टू दी अफगानिस्तान थ्रू हिज टेरिटरी। दैट्स व्हाई they shifted their target to the Sindh, and Sindh के अमीर was not in that situation कि वो ब्रिटिश लोगों को अपोज कर सके, and that's why Sindh accepted their conditions and signed a friendship treaty with them, and धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप जो है वो सब्सिडरी ट्रीटी में बदल गई। कब बदल गई और इनको कब सप्रेस कर लिया गया वो उनको भी नहीं पता चला, और बाद में सिंध का अनेक्सेशन हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, आप जरूर देखिएगा। और फिर अब अफगानिस्तान पे जो अपना उनको प्लान एग्जीक्यूट करना था उसके लिए पासेज मिल जाता है थ्रू दी सिंध टेरिटरी। और फर्स्ट एंग्लो अफगानिस्तान वॉर भी एलन बरो की वजह से होता है, अफगानिस्तान में अपना डिजायर कैंडिडेट बिठाने के लिए जो था शाह शुजा। शाह शुजा को यहाँ पे एज अ अपने कैंडिडेट के रूप में बिठाना चाहते थे एलन बरो, ताकि अफगानिस्तान ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाए और वो रशियन इन्फ्लुएंस से सेफगार्ड हो जाए। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का समय था एलन बरो का। लॉर्ड लिटन के समय तो फिर एलन बरो के बाद में कौन आए, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थबुक। तब तक इन्होंने अफगानिस्तान के तरफ मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी अपनाई। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है 1842 में, और लॉर्ड लिटन ने फिर एलन बरो की तरह ही फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और सेकेंड वॉर को जन्म दे देता है। लॉर्ड लिटन के टाइम में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है, ना कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है। तो यहाँ पे अगर सेकेंड होता तो करेक्टली मैच हो जाता। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन वॉज रिलेटेड विद सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एंड लॉर्ड एलन बरो वॉज रिलेटेड विद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन 1842। तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कब होता है, इन 1878 टू 80 के बीच में होता है। तो ये पीरियड था लॉर्ड लिटन का। इसके बाद रिपन आता है, और रिपन ने तो टोटली नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपना ली कि अफगान मैटर में हमें हस्तक्षेप करना ही नहीं है, बस इनके साथ फ्रेंडशिप वाले रिलेशन बना के रखो, सो दैट कि वो अपनी तरफ इनका झुकाव बना रहे और वो रशिया के इन्फ्लुएंस में ना आए। और यहाँ पे जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है बिकॉज ऑफ एलन बरो ने सोचा कि हम वॉर करेंगे और अपना डिजायर कैंडिडेट वहां अफगानिस्तान की गद्दी पे बिठा देंगे और अफगानिस्तान को अपना कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा सोचा उसने, हुआ पूरा ही उल्टा। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज टोटल ब्लंडर, और इससे इनकी जो ब्रिटिश लोगों की प्राइड थी वो भी बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी, और उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए फिर इन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया। बिकॉज सिंध तो अब कॉन्क्वेस्ट हो ही चुका था, लेकिन अपनी ब्रिटिश लोगों ने अपनी प्राइड को वापस रिस्टोर करने के लिए इन्होंने पंजाब की तरफ अपना फोकस किया, और पंजाब के इंटरनल मैटर में फिर ये लोग हस्तक्षेप करने लगे। क्योंकि जब 1842 में रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है, जब तक रंजीत सिंह जी थे तब तक पंजाब सिक्योर था फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश पीपल। लेकिन जब रंजीत सिंह जी मर जाते हैं 1842, उधर तो एंग्लो अफगान वॉर चलता है और इधर रंजीत सिंह जी की डेथ होती है, और रंजीत सिंह जी के बाद वही हाल होता है जो मुगल एम्पायर का होता है। रंजीत सिंह जी का जो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड एम्पायर था वो डिक्लाइनेशन के फेज देखता है, और फिर जब ये ऐसा कुछ मैटर होता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है इन द इंटरनल पॉलिटिकल मैटर ऑफ द स्टेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अभी हमने इतना डिस्कस किया, अब आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक,
ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो यहाँ पे कौन होगा? ऑप्शन डी आपका जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस से स्टार्ट होती है मास्टरली इनएक्टिविटी, फिर मेयो आते हैं, उन्होंने भी यही पॉलिसी कैरी की, कंटिन्यू की, और मेयो से उसके बाद नॉर्थब्रुक आते हैं, उन्होंने भी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को कंटिन्यू किया, लेकिन उसके बाद लिटन आके पॉलिसी ऑफ इस पॉलिसी मास्टरली इनएक्टिविटी को तो अबॉलिश करते हैं और फॉरवर्ड पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, लाइक एलनबरो जिसने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को जन्म दिया था। तो लॉर्ड लिटन ने जैसी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, अफगानिस्तान पे अटैक करने का सोचा, वहां के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया और सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद वो भी वहां पे भी सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर भी कोई सक्सेस हासिल नहीं होती है ब्रिटिश लोगों को, और फाइनली जब रिपन आते हैं तो उन्होंने तो फिर नॉन इंटरवेंशन की ही पॉलिसी अपना ली और लास्ट तक फिर अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बना के ही रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67. द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो इंडिया में पहली जनगणना, सेंसस का मतलब जनसंख्या, इंडिया में कब हुई, किसके टाइम पीरियड में हुई? इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश लोगों का इंडिया में राज था, तब इंडिया में फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई, किसके टेन्योर में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। तो फर्स्ट सेंसस जो है इंडिया में होती है 1881 में। 1881 में कंप्लीट सेंसस होती है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस जो है, स्टार्टिंग जो इसकी है लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में होती है इन 1872। तो 1872 में फर्स्ट सेंसस इन इंडिया इंट्रोड्यूस की जाती है, होती है, और कंप्लीट जो सेंसस है वो 1881 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68. विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? आपको नॉट करेक्टली मैच वाले पेयर को फाइंड आउट करना है। देखते हैं। ऑप्शन ए सप्रेशन ऑफ ठगीज, विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल रिपन, ऑप्शन सी रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। कौन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे सप्रेशन ऑफ ठगीज विलियम बेंटिक के टाइम में हमने देखा है। विलियम बेंटिक ने किसको? कैप्टन स्लीमान को अपॉइंट किया था टू सप्रेस द ठग। तो सप्रेशन ऑफ ठग जो है वो विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में होता है, और स्लीमान को अपॉइंट किया जाता है बाय विलियम बेंटिक टू सप्रेस दिस ठग्स। तो ये आपका करेक्ट मैच है। इल्बर्ट बिल रिपन का इल्बर्ट बिल कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे रिलेट हो सकता है कि इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन के टाइम पीरियड पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हमको सुनने को मिलती है। इल्बर्ट बिल जो वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज दैट ऑन 1883। 1883 में इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस होता है इन फ्रंट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसमें ये प्रोविजन होता है कि जो यूरोपियंस के जुडिशियल मैटर है, मतलब यूरोपियन अगर कोई मान लो प्रोसिक्यूट हो रहा है, यूरोपियन का कोई मैटर है, वो कोर्ट में जाता है, तो यूरोपियन का ट्रायल जो है वो कोई भी इंडियन जज नहीं कर सकता। इंडियन जज नहीं कर सकता। यूरोपियन ट्रायल विल नॉट अलाउड अंडर द इंडियन जजेस। तो इंडियन जजेस के अंडर यूरोपियन मैटर का कोई भी ट्रायल नहीं होगा। यूरोपियन का ट्रायल इंडियन जजेस के अंदर नहीं होगा। लेकिन बाद में इसमें चेंज करके ये इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई इंडियन जज सीनियरिटी में पहुंच जाता है इन द सिविल सर्विस, सीनियर जज हो जाता है, तो ही कैन ट्रायल दिस यूरोपियन मैटर। तो वो जज एलिजिबल होगा इन यूरोपियंस को ट्रायल करने के लिए, लेकिन उनसे नीचे का जज जो है वो यूरोपियंस मैटर को ट्रायल नहीं करेगा। इस तरह का ये इल्बर्ट बिल था, और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है, जो रिपन के टाइम पीरियड में होती है इन 1883। और रिपन ने इस बिल को इंट्रोड्यूस खूब प्रमोट किया था इंडिया में। तो ही वाज प्रमोटेड दिस बिल इन इंडिया।
नेक्स्ट आपका सी, रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग के समय से ही रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई गई थी और इसको एक्सटेंड किया गया था टिल 1813 तक, जब तक कि पैरामाउंटेसी का कॉन्सेप्ट लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया जाता। ऑप्शन डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या रिलेटेड है कर्जन के साथ? तो कर्जन के साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है। लॉर्ड लिटन, मैंने कहा ना अपन को याद रखना हो लिटन और रिपन को, तो ऐसे याद रखते हैं कि भाई लॉर्ड लिटन, लिटन नाम से ही ऐसा थोड़ा सा क्रूल लग रहा है, तो लिटन बुरा लिटन, रिपन भला रिपन। तो लिटन के समय में जो भी काम लिटन ने किए थे उसको अबॉलिश रिपन ने किए थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब होता है नेटिव, नेटिव या लोकल। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब जो यहाँ की लोकल, इंडिया में जो लोकल न्यूज़पेपर छपते थे बाय द लोकल लीडर्स या लोकल पॉलिटिकल फिगर, जिसमें ब्रिटिश पॉलिसी की क्रिटिसिज्म होती थी या ब्रिटिश लोगों की क्रिटिसिज्म होती थी, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था बाय लॉर्ड लिटन, जो 1878 में पास किया गया था। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है और 1881 में जब लॉर्ड रिपन आता है तो इसको रिपील कर देते हैं। ठीक है, तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको पास किया गया टू सप्रेस द नेटिव लोकल प्रेस, कि जिसमें ब्रिटिश लोगों की क्रिटिसिज्म होती है उसको रोकने के लिए, ताकि जो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो जिसमें लोगों में जागरूकता फैले कि भाई कोई भी अगर ब्रिटिश पॉलिसी बनाई जा रही है वो लोगों के हित में है या नहीं, ऐसा लोगों को पता ना चले थ्रू द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड ऑल। तो उसको कर्व करने के लिए लॉर्ड लिटन ने इस तरह का प्रेस एक्ट पास किया, इंडियन प्रेस को सप्रेस करने के लिए, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो 1881 में इस एक्ट को अबॉलिश कर देते हैं, रिपील कर देते हैं, लॉर्ड रिपन। तो ये भले रिपन और लिटन क्रूएल या बुरा लिटन। Now next question is number 69. Which one of following Viceroy of India was murdered by convict in Andaman and Nicobar Island while he was on tour? किस वाइसरॉय ऑफ इंडिया की, जब वो अंडमान और निकोबार के टूर पर था तो वहां पे एक कन्विक्ट था, कैदी था जिसको कह सकते हैं, वो अंडमान निकोबार में मर्डर कर देता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया की। वो कौन थे? तो वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ये है आपके ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वॉज असैसिनेटेड बाय द शेर अली इन 1872। 1872 में जब लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार की जो जेल थी वहां पर गए थे टूर पर, काला पानी की सजा जो जिसे हम कहते हैं, वो जेल जो सेल्यूलर जेल है वो कहाँ बनी हुई है? अंडमान निकोबार में। तो वहां पे टूर पे गए थे, तब वहां का एक कन्विक्ट था शेर अली, उसी जेल में उसने लॉर्ड मेयो को स्टैब कर दिया था और उनका मर्डर कर दिया था इन 1872 में शेर अली द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइसरॉय वाज मर्डर्ड इन हिज टेन्योर? कौन से वाइसरॉय अपने काल के अंदर ही और कार्यकाल के अंदर ही मर्डर्ड होता है, जिनका असैसिनेशन होता है? ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। अभी हमने देखा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जब अंडमान निकोबार के टूर पर थे तो वहां पे शेर अली द्वारा 1872 में उनको स्टैब कर दिया जाता है और मर्डर्ड हो जाता है उनका उसी समय ऑन द स्पॉट। तो उस समय वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो अपने कार्यकाल में रहते हुए ही उनका ये मर्डर होता है। ठीक है, तो दैट वाज लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71. द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। तो फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ अडॉप्ट करने वाले कौन से गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी एल्गिन, ऑप्शन डी लिटन। तो हमने पढ़ा है, अभी देखा है, ऑप्शन डी लिटन। ऑप्शन डी लिटन
विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी जिसका रिजल्ट था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जो होता है आपका 1878 से 1880 के बीच में। और ये भी इसमें अफगानिस्तान के कुछ टेरिटरी पे कंट्रोल हासिल किया जाता है, लेकिन बाद में वो भी इनको वहाँ की जो लोकल ट्राइब है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर वो टेरिटरी भी इनको खोनी पड़ी। तो अफगानिस्तान पे ब्रिटिश लोगों का होल्ड कभी हो ही नहीं पाया है। कुछ टाइम के लिए अनेक्स की थी सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर में, कुछ टेरिटरीज रीजन थे अफगानिस्तान के वो अनेक्स किए गए थे। अनेक्स तो क्या, थोड़ा सा वहां पे अपनी मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह एस्टेब्लिश कर लिए थे, लेकिन वहां के ट्राइब्स के द्वारा इनको वापस मार मार के भगा दिया गया। तो अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश लोगों के 3 वॉर होते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है आपका 1842 में, फिर सेकेंड आपका यहाँ पे 1878 से 1880 के बीच में, फिर आपका होता है डायरेक्ट 1990 में। तब तक भी अफगानिस्तान पे कोई भी कंट्रोल एस्टेब्लिश ब्रिटिश लोगों का कभी भी नहीं हो पाया, बिकॉज वो टेरिटरी ही ऐसी है। आज की तारीख में भी अफगानिस्तान का अगर सिचुएशन देखो तो क्या है वहां पे, वहां की जो अभी रूल प्रेजेंट अफगानिस्तान में किसका चल रहा है, तालिबान का। और तालिबान लोग जो है वो वहां के लोकल नेटिव्स है, ट्राइब है, ट्राइबल ग्रुप है वो पूरा, ठीक है। तो वहां के नेटिव लोग ही उस टेरिटरी पे, उस जगह पे रहने के लायक है। बेसिकली अफगानिस्तान का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो हिली एरिया है। तो ये नेटिव जो है इस हिली एरिया से, यहाँ की टेरेन से सब बहुत ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस है इन स्पाइट ऑफ कोई फॉरेन एंटिटी के। तो फॉरेन एंटिटी यहाँ पे, अब अमेरिका का हाल देख लो आज के तारीख में क्या हुआ। अमेरिका घुसा तो था अफगानिस्तान में टू कर्ब दिस तालिबान, लेकिन वापस उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो उसी समय ब्रिटिश लोगों का भी यही हाल हुआ था और आज दिन तक अफगानिस्तान किसी के भी कंट्रोल में या किसी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं आ पाया। वहां पे रूल वहां के नेटिव लोगों का ही है, जैसे कि आज तालिबान का है। तालिबान भी क्या, एक मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट ग्रुप वहां के नेटिव लोगों का ही है, जो इस टेरिटरी से, इस टेरेन से, अफगानिस्तान के टेरेन से बहुत भली भांति परिचित है। और वो फॉरेन अलाई, जैसे यहाँ पे क्या था, अमेरिका इनको कर्व करने के लिए मिसाइलें छोड़ता था तो ये तो छुप जाते थे, ऐसे बड़े बड़े माउंटेन थे उनके नीचे सुरंगें बना बना के छुप जाते थे। तो मिसाइल कहाँ तक अटैक करता था, ओनली सरफेस एरिया पे, नीचे के बंकर पे थोड़ी ना घुस पाता था, बिकॉज ये माउंटेन बहुत ऊंचे ऊंचे है। तो इस वजह से अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाए अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लाने के। अफगानिस्तान की टेरिटरी ही ऐसी है। और अब जब अभी 2-3 साल पहले अमेरिका ने भी अपने ट्रूप्स के वहां से विड्रॉल किए तो इट वाज कंप्लीट फेलियर, कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अमेरिका ने भी सोचा था कि भाई अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तालिबान को वहां से, पूरा जो आतंकी ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, बेसिकली मिलिटेंट, आप अगर अपनी टेरिटरी पे कोई फॉरेन पावर आएगा तो क्या किसी को आने दोगे क्या? तो वही इस तरह का वहां के नेटिव लोगों का वो रेजिस्टेंस था टुवर्ड द फॉरेन पावर। लेकिन उन्होंने अमेरिका ने उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया और फिर उनको सप्रेस करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाए, लेकिन होल मिलिट्री ऑपरेशन वाज कंप्लीट फेलियर। आज अमेरिका को वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना पड़ रहा है और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अफगानिस्तान पे अब तालिबान का ही रूल है, वहां के नेटिव लोगों का ही रूल एस्टेब्लिश है। तो अमेरिका ने भी यही सोचा था कि अफगानिस्तान को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो जो ये सेंट्रल एशिया है उस पे अपना वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। वो एक बेस के रूप में काम करेगा, एज ए मिलिट्री बेस है, ट्रेड बेस है, तो उसको अपने बेस के रूप में यूज करना चाहता था, लेकिन वो सपना उसका धरा तक का धरा रह गया। ऐसे ही ब्रिटिश लोग भी अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे कि उस तरफ से ये ब्रिटिश सोच रहे थे कि रशिया इसको अपने इन्फ्लुएंस में ना ले ले, और ब्रिटिश सोच रहे थे कि और रशिया सोच रहा था कि मैं अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लूंगा तो फिर भारत पे भी कंट्रोल कर पाऊंगा। तो इस तरह से सब अपने आप को अफगानिस्तान एज ए बफर के रूप में देख रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में किसी की भी पॉलिसी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई। उस समय ब्रिटिश रह गए, फिर रशिया रह गया, और फिर लास्ट में तो यहाँ पे अमेरिका आए तो वो भी धरे के धरे रह गए। Next question is number 72. Which among the following Viceroy period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur were began to conferred to Indians? किस वाइसरॉय के कार्यकाल में राय बहादुर और खान बहादुर जैसे टाइटल या उपाधि जो है वो यहाँ के इंडियंस लोगों को
लगे। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते क्या है राय बहादुर और खान बहादुर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो राय बहादुर और खान बहादुर उन लोगों को दिया जाता था, जैसे हिंदू है तो राय बहादुर कह दो, मुस्लिम है तो खान बहादुर कह दो, जो लॉयल हुआ करते थे ब्रिटिश लोगों के, ठीक है, जो ब्रिटिश लोगों की तरफ अपनी सिंपैथी दिखाते थे, अपना पूरा ट्रस्ट उनको देते थे और अपनी पूरी सर्विस जो है टुवर्ड्स ब्रिटिश पीपल वो प्रोवाइड करवाते थे। तो जो लॉयल थे ब्रिटिश लोगों के, जो इंडियन रूलर कह दो या इंडियन जमींदार कह दो या कोई भी लोग जो लॉयल थे ब्रिटिश लोगों के, उनको राय बहादुर और खान बहादुर जैसे टाइटल से उनको सम्मानित किया जाता था, ठीक है, जस्ट उनको थोड़ा सा ल्योर करने के लिए, लालच देने के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा यूं ऑफिशियल ट्रीटमेंट फील हो। तो ये ब्रिटिश लोगों के लॉयल थे, क्रिटिसिज्म नहीं करते थे, और कोई क्रिटिसिज्म करता था तो उनको ये रोकने का काम करते थे। तो बेसिकली इस तरह की ये फौज थी इनकी, ब्रिटिश लोगों की, राय बहादुर और खान बहादुर। फौज नहीं थी कहने का मतलब, लोग थे। तो ऐसा काम कौन कर सकता है जो मतलब लॉयल रखना चाहे ब्रिटिश के लोगों की तरफ, और अगर कोई लॉयल नहीं है तो उसको सप्रेस किया जाए एनी हाउ। ऐसे काम किनके हो सकते हैं? लॉर्ड लिटन के। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, बिकॉज लॉर्ड लिटन ने जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसी की, जैसे कि थ्रू मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, तो उनको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके कर्ब करने की कोशिश की, और जो लोग लॉयल्टी दिखाते टुवर्ड द ब्रिटिश लोग पीपल, तो उनको राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियां देना शुरू किया। तो वो पीरियड था लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय, और इनके टेन्योर में ही राय बहादुर और खान बहादुर जैसी टाइटल जो है, उपाधियां हैं, वो यहाँ के इंडियन लोगों को देना शुरू किया गया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनकी ही देन है। Now next question is number 73. Who had the longest tenure as the Viceroy of India? तो यहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको जो वाइस रॉयज है, वेरियस वाइस रॉयज है या गवर्नर जनरल है, उनके टाइम पीरियड को थोड़ा सा माइंड में रखना ही पड़ेगा। सबका नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑप्शन क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको ई डाल देते हैं कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कौन थे जिनका टाइम पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट रहा हुआ है? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथ लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड सबसे लंबा रहा हुआ है एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड लिनलिथगो का 8 इयर्स का टाइम पीरियड टेन्योर रहा हुआ है, फ्रॉम 1936 टू 1944 तक का। तो ये 8 इयर्स का पीरियड रहा हुआ है एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है लॉर्ड लिनलिथगो का। तो यहाँ इन चारों में से किसी का भी नहीं है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ई कर दो इसका, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो, 8 इयर्स का टेन्योर फ्रॉम 1936 टू 1944 तक। Now next question is number 74. Local self-government institution in India were strengthened in 1882 by 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में या स्ट्रेंथन करने में किसका रोल था? ऑप्शन ए जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। देखो, लॉर्ड लिटन से ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती कि वो इंडिया के लिए कुछ भला कर सके, ठीक है, वो तो हमेशा इंडियंस को सप्रेस करने के जैसे ही काम करेंगे। इनका कार्यकाल ऐसा ही रहा हुआ है, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये तो यहाँ से ही कैंसिल कर दो। बचते जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। तो ये 1882 का पीरियड है और ये पीरियड है लॉर्ड रिपन का। तो लॉर्ड रिपन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है ना हमें 1882 में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का राइट इंडियन पीपल को देने के लिए ये प्रोविजन है वो लॉर्ड रिपन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि 1882 में इंडियन लोगों को इनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स दिए जाए, ठीक है। तो भले रिपन थे ये लॉर्ड रिपन,
और इन्होंने सब काम जो है इनके भले भले ही थे। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो किए गए कार्य थे उनको रिपील करने का काम लॉर्ड रिपन ने किया, और इंडियन को राइट्स देने का काम भी कुछ कुछ, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 75, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको नॉट करेक्टली मैच पेयर फाइंड आउट करना है। देखते हैं। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल रिपन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं हम। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय था क्या? तो पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1784। 1784 का समय वॉरेन हेस्टिंग का था, ये करेक्टली मैच है। वॉरेन हेस्टिंग के टेन्योर में ही पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था, और पिट्स इंडिया एक्ट वाज द रेटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको ही रेटिफाई करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पास किया जाता है। एंड उस समय भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, तो ये करेक्टली मैच है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी, यस राइट। ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी हमने देखा कर्जन नहीं है, कौन है? लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास होता है, और 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे रिपील कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन इज नॉट रिलेटेड विद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिपन के टाइम में ही होती है, हाँ ये करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question is number 76. The Ilbert Bill controversy was related to. तो Ilbert Bill controversy basically किस चीज से related थी? Option A imposition of certain restriction to carry by the Indians. Option B imposition of restriction on newspaper and magazine published in Indian language. Option C removal of disqualifications imposed on the Indian magistrate about the trial of Europeans. Option D removal of duty on imported cotton cloths. तो आपका मैंने अभी बताया एल्बर्ट बिल रिपन के टेन्योर में होती है, और इसका बेसिकली एम क्या था? रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस को ट्रायल करने के लिए जो पहले रेस्ट्रिक्शन था ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट के, जो इंडियन मजिस्ट्रेट है वो यूरोपियन के मैटर को ट्रायल नहीं कर सकते, या यूरोपियंस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रायल अंडर द इंडियन मजिस्ट्रेट। तो इस डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए एल्बर्ट बिल को पेश किया जाता है विद चेंजेस, और यहाँ पे जो इंडियन मजिस्ट्रेट सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं उनको ये क्वालिफिकेशन दी जाती है कि दे कैन ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, दे आर क्वालिफाइड टू ट्रायल यूरोपियंस। तो इस तरह का ये एल्बर्ट बिल में प्रोविजन था। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिपन के टाइम पीरियड में होती है, ऑप्शन सी। Now next question is number 77. The first Factory Act for restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose time? किसके टाइम पीरियड में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया गया, और जिसमें ये प्रोविजन रखा गया कि जो वुमेन और चिल्ड्रन लोगों के वर्किंग आवर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए ये एक स्टेप था, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नेसेसरी रूल्स बनाने के लिए ऑथराइज किया गया। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो पास होता है वो 1881 में होता है। तो ये टाइम पीरियड किसका हो सकता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड टेन्योर होता है 1880 से लगा के 1884 का, और फैक्ट्री एक्ट पास होता है 1880, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास होता है 1881 में इन टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, और उसमें ये प्रोविजन होता है कि वुमेन और चिल्ड्रन की कंडीशन को बेटर करने के लिए उनके वर्किंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एक लिमिट रखी जाती है, और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट को
ऑथराइजेशन दिया जाता है टू मेक नेसेसरी रूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को किसने स्ट्रेंथन किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। हम देख चुके हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को 1882 में स्ट्रेंथन करने वाले लॉर्ड रिपन थे। तो जितने भी प्रोग्रेसिव वर्क हो रहे हैं ना, वो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हो रहे हैं। हम देख रहे हैं जैसे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में उन्होंने चिल्ड्रन और वर्किंग वुमेन के टाइम पीरियड को भी रेस्ट्रिक्ट किया, वर्किंग आवर्स को रेस्ट्रिक्टेड किया सो दैट कि उनकी कंडीशन बेटर हो सके। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया टू मेक नेसेसरी रूल। तो ये सारे जो प्रोग्रेसिव वर्क है ये लॉर्ड रिपन के टाइम में होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79, which one of following pairs गवर्नर जनरल एंड इवेंट इज प्रॉपरली मैच्ड। तो कौन से गवर्नर जनरल की पीरियड में कौन सा इवेंट होता है, इज प्रॉपरली मैच्ड आपको पेयर ढूंढना है, प्रॉपरली मैच्ड पेयर आपको ढूंढना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो अनेक्सेशन ऑफ सिंध, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगान वॉर। तो यहाँ पे हम एक एक करके चेक करते हैं ऑप्शंस को। तो देखते हैं हम जो जो हमें पता होता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में क्या परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। अभी हमने पढ़े प्रीवियस क्वेश्चन में कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन बंगाल में एज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं किया। तो ये करेक्टली मैच प्रॉपरली मैच नहीं है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में क्या रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। अब यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, आपको ईयर नहीं दिया है तो 1773 वाला ही मान लेते हैं, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ही मान लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कॉर्नवालिस के समय नहीं था, इस समय कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। फिर देखते हैं हम ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो अनेक्सेशन ऑफ सिंध इन 1843 में। तो ये करेक्टली मैच है। एलनबरो के टाइम ही अनेक्सेशन ऑफ सिंध होता है और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी इन्हीं के समय होता है, लॉर्ड एलनबरो के समय में। तो यहाँ पे लॉर्ड एलनबरो इज रिलेटेड विद अनेक्सेशन ऑफ सिंध और एलनबरो इज रिलेटेड विद फर्स्ट अफगान वॉर in 1842। तो लॉर्ड डलहौजी इज नॉट रिलेटेड विद फर्स्ट अफगान वॉर, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड डलहौजी तो अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह दो, अनेक्सेशन ऑफ पंजाब कह दो, इनसे रिलेटेड है। तो करेक्टली मैच ये नहीं है। करेक्टली मैच कौन सा है, ओनली लॉर्ड एलनबरो अनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 का टाइम पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 80, Which of the following pair is not correctly matched? आपको जो सही मैच नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर इज करेक्टली मैच, बिकॉज हमने पढ़ रखा है यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मिलिट्री की लीड किसके हाथों में थी, हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वॉर, ये करेक्टली मैच है बिकॉज एंग्लो नेपाल वॉर जब 1814 होता है से लगा के 16 तक, तो लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड होता है। और लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ से फ्री होके एंग्लो नेपाल वॉर से फ्री होके किस तरफ चलते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्शन, ये भी करेक्टली मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इट्स ऑल्सो करेक्टली मैच बिकॉज हमने देखा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो टीपू सुल्तान को हरा के उन मैसूर के साथ सब्सिडरी ट्रीटी साइन करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय अभी हमने देखा कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो कॉर्नवालिस उस समय नहीं थे।
लॉर्ड हेस्टिंग, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर कि ये नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। Now next question is number 81. The Archaeological Survey of India was established in the period of option A Warren Hastings, option B Lord Wellesley, option C Lord Curzon, option D Lord William Bentinck। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1861 में, और 1861 में थे लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में इंडिया में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट होती है इन 1861, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं, और 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट होती है लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग है, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड विलियम बेंटिक, कोई नहीं, ई हो जाएगा नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी है, और उनके टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 82। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट 1861 में होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द टेन्योरशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम थोड़ी सी देखते हैं। जॉन मार्शल जो थे वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम थे वैसे जॉन मार्शल भी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, और इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्हीं की लीडरशिप में एक्सकेवेशन, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो की साइट का एक्सकेवेशन इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है, जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में होता है, ड्यूरिंग द 1902 से 1928 के बीच में जॉन मार्शल का टाइम पीरियड ये होता है, और इन्हीं की लीडरशिप में या इन्हीं के गाइडेंसशिप में हड़प्पा और मोहेंजोदारो की साइट का एक्सकेवेशन होता है। नाउ थोड़ा सा डिस्कशन हम जेम्स प्रिंसेप के बारे में कर लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप जो थे, हमने कई क्वेश्चन में एशियाटिक सोसाइटी के बारे में जिक्र किया था, जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में फाउंड की गई थी बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का जो काम था वो ये था कि जो इंडिया के सराउंडिंग्स एरिया है उसको समझे, उसके बारे में डिस्कवरी की जाए, उसके बारे में रिसर्च की जाए और स्टडी की जाए। तो जॉन प्रिंसेप जो थे वो इस एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर एडिटर थे। बेसिकली ही वॉज अ स्कॉलर, इंग्लिश स्कॉलर थे, और इन्होंने ही जो ब्राह्मी लिपि थी जिसमें अशोका के स्तंभ वगैरह, अशोका's पिलर वाज रिटन इन दैट लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि या स्क्रिप्ट कह दो, इसको डिसाइफर्ड किया था। इसको डिसाइफर्ड करने का काम जो है वो जॉन प्रिंसेप ने किया था। तो यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिसाइफर्ड किसने किया था, तो वो थे जॉन प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर एडिटर थे और इंग्लिश स्कॉलर थे।
Now next question is number 83. Who among the following was the only Jewish viceroy of India? भारत में जितने भी वाइसरॉय हुए थे उनमें से जूइश कौन थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, मतलब इंग्लिश नहीं थे, ब्रिटिश नहीं थे, वो जूइश थे। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे उनका टाइम पीरियड था 1921 से 26 के बीच में, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं और इन्हीं के समय मोपला रिबेलियन होता है। And Mopla rebellion was as a considered the first ethnic rebellion in India. Now next question is number 84. During the tenure of which Governor General was the Ancient Monument Preservation Act was passed? तो Ancient Monument Preservation Act was passed in 1904 1904 में, और ये इस समय का पीरियड आपका रहता है ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो पास किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 85. एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टेन्योर एज अ वाइसरॉय वाज? ऑप्शन ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, ऑप्शन सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑप्शन डी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंसस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो होता है मोस्ट फेमस इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होता है। उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। नाउ ऑप्शन बी देख लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका। तो ये 1906 में होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में ढाका में, और इनके फाउंडर होते हैं सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह। ख्वाजा सलीमुल्लाह वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, और इस समय जो वाइस रॉय थे वो थे मिंटो। लॉर्ड मिंटो वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। और फर्स्ट सेंसस, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेंसस होती है लॉर्ड मेयो के टाइम में इन 1872। और यहाँ रामकृष्ण मिशन के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की जाती है। उस समय आपके वॉइस रॉय जो होते हैं वो लॉर्ड एल्गिन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 86. Who compared Curzon's administration in India to that of औरंगजेब? कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर किसने किया था? तो ऑप्शन ए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी और डी एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जी के गोखले, बिकॉज लॉर्ड कर्जन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। जब ये इसमें प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं को इसने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया था, उनके फॉरेन टूर्स वगैरह पे भी बहुत ज्यादा रोक लगा दी थी। और लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि जो प्रिंसली स्टेट है वो हमारे अलाइन ही होकर के हमारे सबऑर्डिनेट है, और सबऑर्डिनेट वो भी एक्सट्रीम लेवल पे उनके सबऑर्डिनेशन को ले गया था। तो लॉर्ड कर्जन का रूल जो है वो औरंगजेब के रूल से कंपेयर किया जाता है। Now next question is number 87. In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? ये स्टेटमेंट है कि कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल, कांग्रेस जो है वो अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है। एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया, कि इंडिया में रहते हुए मेरा ये एक एम्बिशन होगा, मुख्य एम्बिशन होगा,
मुख्य उद्देश्य होगा इज टू असिस्ट इट, कि इसको मैं हेल्प करूं, असिस्ट करूं टू पीसफुल डिमाइज, कि इसको एक शांतिपूर्ण समाप्ति की ओर ले जाऊं। कि कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है अपनी पतन की तरफ, तो मेरा ये इंडिया में रहते हुए एक मुख्य उद्देश्य होगा कि मैं इसको इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति तक ले जाऊं। तो ये कहा गया था ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन का रूल वैसे भी औरंगजेब से कंपेयर किया जाता है, इसे टायरेनिकल शैकल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है लॉर्ड कर्जन का टेन्योर। और लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है, उसका पतन होने वाला है, और मेरा ये इंडिया में रहते हुए एक मुख्य उद्देश्य है कि मैं इसको इसकी समाप्ति तक शांतिपूर्ण तरीके से ले जाऊं। तो बेसिकली ये कांग्रेस को कर्व करने की, कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो लॉर्ड कर्जन ने दिया था जब वो यहाँ पे वॉइस रॉय बन के आए थे 1899 से 1905 तक ये इंडिया पे वॉइस रॉय रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 88। द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी, अपनाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल जो है वो स्टार्ट होता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के साथ। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1909 इन इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का प्रोविजन रखा गया था। इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ने कम्युनलिज्म को इंडिया में लीगलाइज्ड किया था। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को लाकर अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था, और ये अपनाया गया था बाय लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड मिंटो। और इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म में ही, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर ही सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का प्रोविजन था। और इंडियन काउंसिल एक्ट कह दो ऑफ 1909 और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कह दो ऑफ 1999, एक ही बात है। ठीक है, तो उस समय मिंटो जो थे वो वॉइस रॉय थे और मार्ले जो थे वो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 89। द मुस्लिम इफ कंटेंटेड and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? ये स्टेटमेंट किसने लिखा कि मुस्लिम अगर संतुष्ट हो तो वो ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में उसके लिए एज अ ग्रेट बुलवार्क, या कह सकते हैं मटीरियल ऑफ, बुलवार्क का मतलब क्या होता है? मटीरियल ऑफ डिफेंस, एक दीवार की तरह खड़े हो सकते हैं फॉर ब्रिटिश पावर इन इंडिया, अगर उनको हम सेटिस्फाई करें तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन ए हर्बर्ट रेसले, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर और ऑप्शन डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। तो ये स्टेटमेंट है आपका, डायरेक्ट याद रखिए आप, हंटर का, डब्ल्यू हंटर। हंटर कौन थे? हंटर वॉज ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्कॉलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, now next question is number 90 which of following governor general used the system of separate electorate college to conquer muslim and make them against congress। ठीक है, मुस्लिम, यही फूट डालो राज करो की नीति जो है किस गवर्नर जनरल या वाइस रॉय जो भी कह दो उसके टाइम में फॉलो की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का प्रोविजन किसमें था मुस्लिमों के लिए? वो था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है डी, लॉर्ड मिंटो इन 1909।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। Now here next question we have is 92, 91 question we are skipping for the technical error. 92 question is match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। ठीक है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी कर्जन। तो ए, बी, सी और डी इनसे रिलेटेड हम देख लेते हैं इवेंट। तो यहाँ पे क्लाइव किससे रिलेटेड है? रॉबर्ट क्लाइव। रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन से? नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो 1905 में होता है? नहीं। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? यस, हमने पढ़ा था, हम लेसन में कवर कर चुके हैं कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। तो ये आपका ए का कोड हो जाता है 3। ओके, तो एक कोड हमें यहाँ पे मिल जाता है। और ऑप्शन 4 इंग्लिश एजुकेशन है। यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन से मतलब होगा कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो 1835 में पास किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन 1905 में होता है किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो डी का आंसर हो जाता है आपका 2, कोड हो जाता है 2। ठीक है, कर्जन जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, प्रोमिनेंट इवेंट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसको हम ऐसे याद रहता है। ये डुअल गवर्नमेंट क्लाइव द्वारा लाया गया। अब बचे 2, रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन एंड इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में पास किया गया था और उस समय बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो आपका ये बी का हो जाता है 4 कोड, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है उसमें पास किया गया था। इसमें प्रोविजन था कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये बेंटिक के समय हुआ था। तो बचता है सी का 1, यानी कि प्रेस रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन जो चार्ल्स मेटकॉफ के टाइम पे होता है, और चार्ल्स मेटकॉफ को एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस। लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये आपका कोड है, आप देखो कहाँ पे आपको मिलता है। ये रहे आपके ऑप्शन ए 3412, बी 4132, सी 2431, डी 3214। तो यहाँ पे 3412 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 93, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट 2 में फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ सती, सेकंड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 डिवीजन ऑफ बंगाल, ऑप्शन 4 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आपको मैच करना है, ए, बी, सी और डी के कोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में किसके टाइम पे होता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो यहाँ 3 का डी का जो कोड है वो 3 हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं जो हमें पता है, प्रोहिबिशन ऑफ सती वेरी फेमस इन 1829, 1829 में सती पर प्रतिबंध लगाया जाता है बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बी हो जाता है, बी का कोड हो जाता है आपका 1, बी का कोड हो गया 1। नेक्स्ट देख लेते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, हमने अभी पढ़ा था, थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो सी, सेकंड का क्या हो जाता है? सी। और ए का क्या बचता है आपका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फेमस है, लॉर्ड डलहौजी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन, यहाँ पे 4। तो आपको हम कोड देखते हैं नीचे ऑप्शन में। ये कोड आपको ऑप्शन में कहाँ मिल रहे हैं? 4123, ये 4123 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 94, वॉच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ए, बी, सी और डी के कोड फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए में
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बी में पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी में डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, डी में सोशल रिफॉर्म्स। तो आप मैच करते जाओ जो जो आपको पता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए लॉर्ड डलहौजी फेमस है, 3 हो जाता है, ए का क्या हो जाता है 3। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, कर्जन, पी का 1। अब डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल हम जानते हैं किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्लाइव ने, तो सी का 2। अब बचा डी का सोशल रिफॉर्म, तो वो हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक 4। विलियम बेंटिक सोशल रिफॉर्म यानी सती अबॉलिशन एंड ऑल। तो लेट्स फाइंड द कोड इन दी ऑप्शन। तो आपको ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 3124, 3124, सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 3124। तो ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 के जिसमें आपको जो जो पता होगा उनको मैच करते जाओ, आपको आपके आंसर की डायरेक्शन खुद ब खुद मिलती जाएगी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 95। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनको कंसीडर करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, और करेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो देखते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के पास होने के साथ ये डेजिग्नेशन क्रिएट होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। इससे पहले जो भी डेजिग्नेशन था, पद था, वो गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद है वो डेजिग्नेशन क्रिएट कब किया गया? आफ्टर द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को क्रिएट किया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे सुप्रीम पावर होती है, और इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, दिस इज करेक्ट। विलियम बेंटिक आफ्टर द पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के पास होने से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले पद था वो कन्वर्ट किया गया किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया आपके बनते हैं विलियम बेंटिक। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट खाली करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड statement is correct. Now next question is number 96. Which one of following statement is not true? आपको जो सही स्टेटमेंट नहीं है उसको पता लगाना है। तो ऑप्शन ए, द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्मली लेट डाउन बाय वॉरेन हेस्टिंग ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर वाज रेज्ड बाय कॉर्नवालिस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बिकॉज जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, पहले तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? डुअल गवर्नमेंट किया था, जो सिस्टम बेकार सिस्टम था, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर एंड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम था। तो जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आए तो उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया और उसकी जगह एक सेपरेट बोर्ड बनाया फॉर रिवेन्यू, और कलकत्ता में हाई कोर्ट की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो इन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को का फाउंडेशन किया था इन बंगाल रीजन, और उसके ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो कॉर्नवालिस ने, उसने और काम किया, और कॉर्नवालिस कोड के नाम से ज्यूरिडिक्शन सिस्टम को और रेवेन्यू सिस्टम को और आगे एडवांस किया, अपग्रेड किया, जो कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सही है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली लेट डाउन बाय वॉरेन हेस्टिंग, एंड इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है दैट रेज्ड बाय द कॉर्नवालिस थ्रू द कॉर्नवालिस कोड। Next statement is B. Clive was responsible for reforming the East India Company's civil and military services. Yes, ये भी करेक्ट है, बिकॉज क्लाइव जो था उसने बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें सिविल और मिलिट्री और रेवेन्यू, ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे थे। इस वजह से क्लाइव का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके साथ भी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उनके साथ भी इसका क्लैश हो गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक was one of the greatest British ruler as he consolidated the British power in India.
क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिसने ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को कंसोलिडेट किया था? वो तो कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन के इस्तेमाल के साथ जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका एक्सपांशन भी किया और उसको कंसोलिडेट भी किया। तो इसका जो थे विलियम बेंटिक नहीं थे, वो थे डलहौजी। तो सी जो है वो नॉट करेक्ट है, नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। Lord Dalhousie added milestone to the British Empire on the basis of basis of the doctrine of lapse. Doctrine of lapse के बेसिस पर ब्रिटिश एम्पायर में डलहौजी ने माइलस्टोन ऐड करते गए। हाँ, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू बहुत सारे जो नेटिव स्टेट है उनका अनेक्सेशन किया था और ब्रिटिश एम्पायर के जो टेरिटरी है उसका एक्सपांशन किया था। तो ब्रिटिश एम्पायर का कंसोलिडेशन और एक्सपांशन जो है वो मोस्टली लॉर्ड डलहौजी द्वारा होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। विलियम बेंटिक इज नॉट द greatest British ruler as he consolidated the British Empire in India. Now next question is number 97. Consider the following which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order of their treaties from the code given below. आपको ये कुछ subsidiary alliance दी गई है ट्रीटीज जिनके साथ हुई है स्टेट के साथ, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस क्रिएट किए गए थे, तो सबसे पहले किनके साथ किया और सबसे लास्ट में किसके साथ किया, वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले साइन करने वाला कौन था हमें पता है, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ऑप्शन 1 विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आपका आता है, तो यहाँ पे निजाम जो है हैदराबाद का उसने 1798 में साइन की थी। तो नेक्स्ट कौन है 1799 में, हमें पता है मैसूर के साथ साइन हुई थी, तो ये सेकंड हो जाता है। और मैसूर और तंजौर के साथ मैंने बताया हुआ है आपको, ये तंजौर के साथ सेम ईयर में सब्सिडरी अलायंस साइन होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता है। देन कौन आएगा, अवध या सिंधिया। और यहाँ पे 1800 अवध के साथ जो ट्रीटी साइन होती है वो 1801 में होती है सब्सिडरी अलायंस, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाता है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन 4 हो जाता है। सिंधिया के साथ ट्रीटी होती है सब्सिडरी अलायंस इन 1803। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। ठीक है, तो ये ट्रीटी जो है सब्सिडरी अलायंस साइन होती है। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 2 3 4, तो ऑप्शन में आपको ये पहले भी मिल जा रहा है, ऑप्शन ए में 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। Now next question is, who among the following were associated with the introduction of Raiyatwari settlement in India during the British rule? Raiyatwari settlement was basically economic policy of British as a land revenue policy. Land का revenue collect करने की एक policy थी, एक system था जिसको रैयतवारी settlement कहते हैं। उसके साथ कौन एसोसिएट था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन 3 थॉमस मुनरो। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था इन 1793, जबकि रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो 1820 में आपका थॉमस मुनरो जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे वो और अलेक्जेंडर रीड ने मिलकर किया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एंड 3। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 ओनली 2 एंड 3, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने मिलकर रैयतवारी सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन किया था इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 99। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, झांसी, संबलपुर और सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इनका अनेक्सेशन होता है और किस ईयर में होता है उसको आपको फाइंड आउट करके इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो झांसी का यहाँ पे अनेक्सेशन होता है इन 1853 में।
संबलपुर का होता है 1849 में और सतारा का होता है आपका 1848 में। सबसे पहले अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसी प्रिंसली स्टेट का एनेक्सेशन किया गया तो वो था सतारा 1848 में। तो इनका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो यानी सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर और झांसी। तो 3-2-1 देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है हमको कि 3-1 वाला ऑर्डर है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 3-1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 100। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, इसको आपको पढ़ना है और विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, और करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। First statement, the Factory Act 1881 was passed with the view to fix the wages of industrial worker and to allow the worker to form trade unions. तो आपको द फैक्ट्री एक्ट 1881 जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था, ये लॉर्ड रिपन के टाइम में पास होता है और इसमें ये कंडीशन नहीं थी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे 1881 के द फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन था, चिल्ड्रन और वुमेन की वर्किंग आवर्स को फिक्स किया गया था उसमें, और लोकल गवर्नमेंट को नेसेसरी रूल्स बनाने के लिए एडमिनिस्टर किया गया था, उनको अथॉराइज किया गया था टू मेक अ नेसेसरी रूल फॉर द फिक्सिंग द वर्किंग आवर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो ये प्रोविजन था, ना कि इंडस्ट्रियल वर्कर ने अलाउ द वर्कर टू ट्रेड यूनियन वाला प्रोविजन नहीं था। और ये जो प्रोविजन है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का, कि वर्कर ट्रेड यूनियन फॉर्म करता है, वो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1929 में 1926 में जो पास हुआ था, उसके अंदर ये प्रोविजन था कि फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1926 में कि जो वर्कर है वो ट्रेड यूनियन अपना फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रोविजन था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। L.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. हाँ, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, बिकॉज L.M. लोखंडे जो थे वो एक प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन लीडर थे और इन्होंने इंडियन लेबर मूवमेंट की भी नींव रखी थी, और इन्होंने बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1918 की स्थापना भी की थी। क्या था? बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1918 में। ठीक है, तो एन.एम. लोखंडे जो थे वो पायोनियर थे किसके? लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया के। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी, ओनली बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 101। Consider the following Viceroy of India during the British rule: Lord Curzon, Lord Hardinge, Lord Chelmsford, or Lord Irwin. Which one of the following is the correct chronological order of their tenure? तो इनके टेन्योर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है कि सबसे पहले कौन रहे और किनके बाद कौन रहे, मतलब क्रोनोलॉजिकली आपको सेट करना है। तो लॉर्ड कर्जन का हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इन 1905, और ये 1999 में भारत में आता है और 1905 तक का इनका पीरियड रहता है। फिर लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 1910 में आते हैं और 1916 तक रहते हैं, और लॉर्ड हार्डिंग को फिर इनके सक्सीड करते हैं ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड फ्रॉम 1916 टू 1921 तक। और लॉर्ड इरविन का टाइम हमें पता है कि लॉर्ड इरविन के समय इरविन गांधी इरविन पैक्ट होता है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जो 1930, 31, 32 की बात है। तो इनका टाइम पीरियड हो जाता है 1926 से 1931 तक, लॉर्ड इरविन। तो ये इनका है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको सेट करते हैं, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ही है, फिर लॉर्ड हार्डिंग ही है, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, देन लॉर्ड इरविन। यही क्रम है इनका 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इनके टेन्योर को भी आपको याद रखना जरूरी है। कुछ फेमस जो वाइसरॉय है उनके टेन्योर को आप बिल्कुल याद रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर
102 द लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता लगाना है कि लॉर्ड लिटन इनमें से किस के साथ एसोसिएट नहीं है या कौन सी इवेंट लॉर्ड लिटन के टेन्योर के समय नहीं हुई थी। तो ऑप्शन ए द स्ट्रेची कमीशन, ऑप्शन बी द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन सी द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन डी द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी है वो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा किन के टाइम की है, रिपन के टाइम की है। तो ये इनसे एसोसिएट नहीं है। तो अब आपको मल्टीपल क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट करना है। तो ये हमें डायरेक्ट पता चल गया कि द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है वो रिपन के समय की है, ना कि लिटन के समय की है। तो बाकी तीन जो है वो लिटन से एसोसिएट होंगे। जैसे देख लेते द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था? लिटन ने, नेटिव प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। द आर्म्स एक्ट और द स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन वाज फर्स्ट फेमाइन कमीशन। फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो रिचर्ड स्ट्रेची, ये स्ट्रेची कमीशन क्यों कहलाता है? क्योंकि रिचर्ड स्ट्रेची जो थे वो इसके कमिश्नर थे और ये लॉर्ड लिटन के टाइम में होता है इन 1880। फर्स्ट फेमाइन कमीशन का गठन 1880 में लॉर्ड लिटन के समय अंडर द कमिश्नरशिप ऑफ द रिचर्ड स्ट्रेची, और उसको स्ट्रेची कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द इल्बर्ट बिल विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द लिटन, इट्स एसोसिएटेड विद द रिपन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 103। Which of following statements about Lord Mayo's resolution of 1817 are correct? तो मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1817 के क्या प्रोविजन थे, इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस। हाँ, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है बिकॉज मेयो रिजोल्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का फाइनेंस जो था पहले सेंट्रल के हाथ में होता था, लेकिन अब प्रोविंस की नीड के अकॉर्डिंग इसमें बाइफर्केशन किया गया और इसको कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस इन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस। ठीक है, तो बाइफर्केटेड फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। हाँ, फर्स्ट provincial government were empowered to administer certain services. Yes, it's also correct because provincial government को authorize किया गया to levy certain taxes to balance their budget. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी। राइट, ये जो गैप है, इम्पैरिटी है, असंगतता है, उसको रेटिफाई करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। मेयो रिजोल्यूशन वाज पास बिकॉज टू एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी को रेटिफाई किया जाए, खत्म किया जाए। तो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन 4 इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑल किसमें है? 1 2 3 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन of this session, 104 which of the following statement about the vernacular press act is are correct? vernacular press act के बारे में जो स्टेटमेंट है उसको आपको रीड आउट करना है और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। लॉर्ड लिटन ने इसको 1878 में इंट्रोड्यूस किया था। It came to be known as Gagging Act. Yes, this is known as Gagging Act. Basically to put restriction on the native press. और इसका क्या कारण था? ब्रिटिश पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म ना हो, किसी भी तरह से ब्रिटिश लोगों की क्रिटिसिज्म ना हो, उसको रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। या दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन ने इसको 1881 में रिपील कर दिया था। तो इसके सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो सारे स्टेटमेंट दे रहा है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है
इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट टू अवर स्टडी चैनल examyatra.com। थैंक यू।